हेलो एवरीवन, दिस इज़ नित्या। आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम क्लास 7th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द दिल्ली सल्तनत या फिर हम कहें द दिल्ली सुल्तान्स, उसको कवर करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी हमने कवर कर ली है। अब हम पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। पार्ट 2 का हमारा पहला टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सुल्तान्स एंड द इक्ता सिस्टम। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे अलग अलग डायनेस्टीज़ ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया, जैसे कि मामलुक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, सैयद और लोदीज़। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने बड़े देश पर बिना किसी इंटरनेट, मोबाइल या मॉडर्न रोड्स के सुल्तान अकेले राज कैसे करेगा? कैसे सुल्तान चीज़ों को कंट्रोल करेगा? अब हम वो देखेंगे। तो इसका जवाब है कि उनका सोफिस्टिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और उनका इक्ता सिस्टम। आइए इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और एक मज़ेदार एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। दिल्ली सल्तनत के टॉप पर हमारा कौन बैठा था? दिल्ली सल्तनत के टॉप पर हमारा बैठा था सुल्तान, जो कि था सुप्रीम रूलर, यानी मिलिट्री, लॉ, फाइनेंस और सबका एब्सोल्यूट हेड कौन था? हमारा सुल्तान। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को, इतने बड़े एम्पायर को रूल करना कोई आम बात तो थी नहीं। अब खाली सुल्तान ही मिलकर थोड़ी ना इतने बड़े एम्पायर पे रूल करेगा। तो सुल्तान को असिस्ट करने के लिए 4 मेन मिनिस्ट्रीज़ या हम कहें कि 4 मेन डिपार्टमेंट्स और उनके हेड्स होते थे। अब वो कौन कौन थे? पहला जिसमें था हमारा वज़ीर था प्राइम मिनिस्टर, ये हम कहें फाइनेंस मिनिस्टर। और इसका काम क्या था? इसका काम था खजाना, टैक्स और रेवेन्यू को संभालना। टैक्स और रेवेन्यू को संभालने की जो जिम्मेदारी थी वो वज़ीर की थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर या हम कहें फाइनेंस मिनिस्टर था। उसके बाद आता है हमारे दीवान-ए-अर्ज़। दीवान-ए-अर्ज़ जो था वो अर्ज़-ए-मामलुक हेड था या हम कहें मिनिस्टर था, मतलब कि वो मिलिट्री और आर्मी रिक्रूटमेंट एंड रिकॉर्ड इन सब को संभालता था। अब आता है हमारे दीवान-ए-रिजालत। जो दीवान-ए-रिजालत था वो फॉरेन मिनिस्टर था और दूसरे स्टेट से डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड रिलीजियस अफेयर को संभालना किसका काम था? दीवान-ए-रिजालत का काम था। अब आती है नेक्स्ट पोस्ट हमारी दीवान-इंशा की। दीवान-ए-इंशा, अब इसको मिनिस्टर कहें तो ये था दबीर-आ-खास, मतलब जो गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस यानी शाही फरमान एंड लेटर्स इन सब से डील करता था। उसके बाद लास्ट पोजीशन आती है हमारी काजी, जो हमारा होता था चीफ जज। इंसाफ और लॉ और ऑर्डर इन सब से इनको डील करना पड़ता था। अब हम बात करें अगर कि सेंटर में तो यहाँ सुल्तान बैठा है, लेकिन मुल्तान, बंगाल और डेक्कन वाले रीजन में कैसे टैक्स कलेक्ट किया जाए और वहाँ आर्मी कैसे भेजी जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुल्तान ने क्या किया? सुल्तान ने इंट्रोड्यूस किया इक्ता सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि ये इक्ता सिस्टम क्या होता था। सिंपल वर्ड्स में इक्ता का मतलब होता है ज़मीन का एक टुकड़ा या फिर हम कहें अ पीस ऑफ लैंड। सुल्तान पूरे एम्पायर को छोटे बड़े लैंड्स में बांट देता था, जिससे इक्ता कहते थे। और इस लैंड को संभालने वाले ऑफिसर्स, इसी लैंड को संभालने वाले ऑफिसर्स को क्या कहा जाता था? इक्तेदार या फिर हम कहें मुफ्ती। तो सुल्तान जो था वो ज़मीन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता था, इसे इक्ता बोलते थे। और इन्हीं ज़मीन को संभालने वाले ऑफिसर्स को इक्तेदार या मुफ्ती कहते थे। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो इसको आज की कॉर्पोरेट वर्ल्ड से समझते हैं। जैसे कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, ये मान लो एक कंपनी है और इस बड़ी कंपनी का CEO, जिसको हम कह लेते हैं कि वो है हमारा सुल्तान। हर सिटी में एक ब्रांच मैनेजर है। अब वो जो ब्रांच मैनेजर है वो है हमारा इक्तेदार या फिर हम कहें मुफ्ती। और ये CEO जो है वो हर ब्रांच में इस इक्तेदार को अपॉइंट करता है
और ये जो मैनेजर है, अब इसका काम क्या है? इस मैनेजर का काम है सिटी से रेवेन्यू जनरेट करना, स्टाफ की सैलरी देना और बचा हुआ प्रॉफिट हेड ऑफिस यानी सेंट्रल ट्रेजरी को भेजना। बिल्कुल वैसे ही हमारा इक्ता सिस्टम काम करता था। अब अगर बात की जाए कि इक्ता सिस्टम वर्क कैसे करता था, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे टैक्स कलेक्शन। तो इक्तेदार अपने एरिया से किसानों और लोगों से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था। मान लो ये कोई इक्तेदार है, अब इस इक्तेदार के अंडर ये वाला रीजन है और यहाँ पे जितने भी हमारे पीजेंट्स होंगे या हम कह लें कि हमारे किसान्स होंगे, उनसे ये क्या करेगा? रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। अब दूसरी चीज़ आती है सैलरीज और एक्सपेंसेस। उस रेवेन्यू से अब भाई इक्तेदार फ्री में तो काम करेगा नहीं, भले ही उसको सुल्तान ने अपॉइंट किया हो, उसको भी तो अपना घर चलाने के लिए पैसा वैसा चाहिए होगा ना। तो जो सैलरीज और एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, तो उस रेवेन्यू से इक्तेदार सबसे पहले अपनी सैलरी निकालता था, मतलब अपने पर्सनल एक्सपेंस, अपनी पर्सनल सैलरी वो सबसे पहले रखता था। कौन रखता था? इक्तेदार। और अपने अंडर रखी गई आर्मी, जो इसके अंडर आर्मी होती थी या फिर हम कहें जो सोल्जर्स थे, उनका खर्चा ये निकालता था। मतलब सबसे पहले इसने क्या किया? सबसे पहले इसने रेवेन्यू कलेक्ट किया, फिर इसने अपनी सैलरी निकाली और अपने अंडर जो आर्मी या सोल्जर्स थे उनका एक्सपेंस इसने निकाला। ठीक है। उसके बाद अपनी सैलरी और आर्मी का खर्चा निकालने के बाद इसके पास जो पैसा बचता था, जिसे कहा जाता था फवाजिल, इन सारे एक्सपेंसेस को निकालने के बाद इसके पास जो पैसा बचा यानी कि लेफ़्ट मनी, उसको कहते हैं फवाजिल। वो इक़्तिदार सुल्तान को या हम कहें सुल्तान के सेंट्रल ट्रेजरी में उसको जमा करवाना पड़ता था, डिपॉज़िट करना पड़ता था। तो इन शॉर्ट अगर हम इस पूरे को अभी तक रिवाइज़ करें तो ये है कि जो सबसे पहला क्या होता था? टैक्स कलेक्शन होता था। जो इक़्तिदार था वो उसके पास अगर जैसे ये रीजन है तो इसमें अगर पेजेंट्स रह रहे हैं उनसे वो टैक्स कलेक्ट करेगा। टैक्स कलेक्शन के बाद सबसे पहला काम वो क्या करेगा? वो अपनी सैलरी निकालेगा और उसके अंदर जितने भी आर्मी या सोल्जर्स हैं उनके एक्सपेंसेस को वो लेगा। इन सब को पूरा करने के बाद उसके पास जो भी पैसा बचेगा, जिसे हम फवाजिल कहेंगे, वो सुल्तान के सेंट्रल ट्रेजरी में उसको वो पैसा क्या कराना पड़ता था? डिपॉज़िट कराना पड़ता था। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी सुल्तान को लड़ाई के दौरान आर्मी की ज़रूरत होती थी या सोल्जर्स की ज़रूरत होती थी, तो जो इक़्तिदार था वो अपनी आर्मी हमेशा तैयार रखता था और सुल्तान की मदद करता था। सुल्तान के लिए आर्मी लेकर वो तुरंत पहुंच जाता था। और इक्ता सिस्टम की सबसे ख़ास बात ये थी कि इक्ता सिस्टम में करप्शन और रिबेलियन को रोकने के लिए जो सुल्तान था उसने 2 स्ट्रिक्ट रूल इम्पोज किए, जिसमें था पहला नॉट हेरिडिटरी या जिसे हम कहें नॉन हेरिडिटरी, और दूसरा था फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स। तो इक्ता सिस्टम में करप्शन और रिबेलियन ना हो सकी, इसके लिए सुल्तान ने 2 रूल्स इम्पोज किए, 2 स्ट्रिक्ट रूल लेकर वो आया। पहला था हमारा नॉन हेरिडेटरी और सेकंड था फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र। अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। अब अगर हम नॉन हेरिडेटरी की बात करें तो नॉन हेरिडेटरी में क्या थी? विरासत नहीं थी। यानी अगर कोई पिता है, वो एक टाइम पे इक़्तिदार था, तो उसी का अगर बेटा होता है तो वो इक़्तिदार नहीं बनेगा। ये था हमारा नॉन हेरिडेटरी पोजीशन कि इक़्तिदार की डेथ के बाद उसका बेटा अपने आप इक़्तिदार नहीं बन सकता। ये एक ट्रांसफरेबल जॉब थी। अब अगर बात करें सेकंड स्ट्रिक्ट रूल, जिसका था नाम फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स। सुल्तान जो था वो हर 3 या 4 साल में इक़्तिदार का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह पर कर देता था, ताकि कोई भी ऑफिसर किसी एक जगह पर रहकर अपनी लोकल पावर
या फिर हम कहें फ़ैन फॉलोइंग ना बना सके, अपनी लोकल पावर उसकी इंक्रीज़ ना हो जाए। इसके वजह से जो सुल्तान था वो हर 3 से 4 साल में जो इक़्तिदारों का क्या करता था, ये ट्रांसफ़र कर दिया करता था। और इसका एक बड़ा रीज़न भी हम ये कह सकते हैं कि अगर लोकल पावर इंक्रीज़ हो गई या उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई इक़्तिदार की, तो सुल्तान को भी उनसे खतरा है कि कल को वो लोग सुल्तान के ख़िलाफ़ ही ना खड़े हो जाएं। तो इसलिए जो सुल्तान है उसने इस चीज़ों को रोकने के लिए 2 स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए। पहला हमारा नॉन हेरिडेटरी और सेकेंड हमारा फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र्स। अगर मैं आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की की बात करूँ, तो अगर हम पूरे एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को टॉप से लेके बॉटम तक अगर हम देखें, तो ये एक चैन ऑफ अथॉरिटी थी जिसमें रेवेन्यू ऊपर जाता था और ऑर्डर नीचे आता था। हायरार्की का अगर ब्रेकडाउन देखें तो एम्पायर को होल्ड किसने कर रखा है, सुल्तान ने। और जो इक़्तिदार है या फिर इक्ता सिस्टम है, इक्ता सिस्टम में जो इक़्तिदार हैं हमारे, या फिर हम कहें कि जो मुफ्ती है, उनका काम क्या था, इस पूरे रेवेन्यू को इकट्ठा करना, अपनी सैलरीज लेना, आर्मी को मेंटेन करना और उसके बाद जितना भी पैसा बचा है वो सुल्तान के सेंट्रल ट्रेजरी को वापस देना। और जो इक्तास थे, इक्तास शिक्स में डिवाइडेड थे। किस में डिवाइडेड थे? शिक्स में। और इनको मैनेज किया जाता था शिकदार्स के द्वारा इनको मैनेज किया जाता था। अब आती है हमारी बात परगनास की। तो ये परगनास क्या हैं? जो परगनास हैं हम इनको सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक कह सकते हैं। शिक्स डिवाइडेड थे परगनास में। और इन परगनास को मैनेज करने वालों को क्या कहा जाता था? इन परगनास को मैनेज करने वालों को आमिल्स हम कहते थे। और जो विलेज जो है वो सबसे स्मॉल यूनिट होती थी, या हम कहें गांव, जो सबसे छोटी यूनिट में आते थे। ये लोकल विलेज हेड्स, जिन्हें हम मुकद्दम या फिर पटवारी, मुकद्दम एंड पटवारी, इनके द्वारा मैनेज किए जाते थे विलेजेस। लोकल गवर्नेंस और टैक्स लेवल, ये सब इनके द्वारा देखा जाता था कि कैसा सिस्टम चल रहा है विलेजेस में, कैसे उनको मेंटेन करना है, कैसा टैक्स सिस्टम है, कैसे ग्राउंड लेवल पर लोगों को जस्टिस वगैरह देनी है। तो अगर हम इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन देखें तो दिल्ली सल्तनत का इक्ता सिस्टम और उनका सेंट्रल गवर्नेंस मॉडल एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव चेन थी जिसमें सुल्तान टॉप पर था, इक़्तिदार्स मिडिल लेयर थे और विलेजेस बेस था। रेवेन्यू नीचे से ऊपर सुल्तान की तरफ फ्लो होता था और मिलिट्री सपोर्ट ऊपर से नीचे सेफ्टी प्रोवाइड करता था। इसी टाइट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की वजह से दिल्ली सल्तनत 300 से ज़्यादा सालों तक इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट पर अपना दबदबा बनाकर रख पाई और इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट पर वो रूल कर पाई। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो सबसे पहले हमारा आता है एम्पायर, उसके बाद इक्ता सिस्टम, उसके बाद शिख, उसके बाद परगना और उसके बाद विलेज लेवल। ये था ऐसा हमारा सिस्टम। तो एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सुल्तान, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम स्विच ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे अलग अलग डायनेस्टीज़ ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया और उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। लेकिन दिल्ली सल्तनत सिर्फ राजाओं, लड़ाइयाँ और टैक्स कलेक्शन का नाम नहीं थी। ये दौर था कल्चरल रेवोल्यूशन का, जब सेंट्रल एशिया से पर्शियन, तुर्किश और इस्लामिक ट्रेडिशंस इंडिया में आए और यहाँ के लोकल इंडियन कल्चर के साथ मिले, तो एक नया कल्चर ने जन्म लिया जिसको हम कहते हैं इंडो इस्लामिक कल्चर। एक ऐसी गंगा जामुनी तहज़ीब जो आज भी हमारे देश की जान है। आइए इस रेवोल्यूशन को 3 पार्ट्स में समझते हैं: आर्किटेक्चर, लैंग्वेज और रिलीजन। सबसे पहले अगर बात करें हम आर्किटेक्चर की, जब सुल्तान्स ने इमारत बनवानी शुरू की तो उन्होंने पर्शियन स्टाइल्स को
इंडियन क्राफ्ट वर्कर के स्किल के साथ मिक्स कर दिया। उन्होंने इंडिया में 3 नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की। पहला है हमारा मेहराब और गुम्बद, मेहराब एंड गुम्बद, जिसको हम ट्रू आर्ट्स और डोम्स भी कह सकते हैं। पहले इंडियन आर्किटेक्चर में फ्लैट बीम्स होते थे, मतलब कि जो गुम्बद होते थे ये फ्लैट होते थे, पर मेहरबान और बड़े बड़े गुम्बद बनने लगे। अब इसमें क्या हुआ, ऊंचे ऊंचे गुम्बद यहाँ पर बनाना शुरू कर दिए जब इंडो इस्लामिक हमारा कल्चर आया तब। उसके बाद अगर हम बात करें मीनार की, तो ऊंची ऊंची खूबसूरत मीनारें बनाना शुरू कर दी। जैसे आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं, कुतुब मीनार की ऊंची ऊंची ये क्या बना रहे हैं, मीनार्स बना रहे हैं। अब फिर कैलीग्राफी और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स इंट्रोड्यूस हुए। क्या इंट्रोड्यूस हुए, कैलीग्राफी और जियोमेट्रिक पैटर्न। क्योंकि इस्लाम में ह्यूमन या एनिमल फिगर इमारतों पर बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए उन्होंने कुरान की वर्सेस और ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिक शेप से वॉल को सजाया था। तो ये लोग अपने टाइम में एनिमल फिगर्स या कोई भी ह्यूमन फिगर्स तो बनाते नहीं थे, क्योंकि इनके जो रिलीजन है इस्लाम उसमें अलाउड ये था ही नहीं। इसलिए इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने कुरान के वर्सेस और ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिक शेप से वॉल को सजाना शुरू कर दिया। अगर हम आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें आता है हमारा सबसे पहला कुतुब मीनार, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई अलई दरवाज़ा, जिसमें पहली बार ट्रू आर्ट्स का हमें परफेक्ट यूज़ देखने के लिए मिला है। उसके बाद आता है तुगलकाबाद फोर्ट। इसमें हमें मैसिव डिफेंस आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद लोधी गार्डन्स, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आर्किटेक्चर की बात करें अगर हम उस टाइम की, तो डोम्स और ऑक्टागोनल टॉम स्टाइल की बेहतरीन नमूना हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। अब जैसे इमारतों में दोनों कल्चर्स का मिलान हो रहा था, वैसे ही एक मज़ेदार मिलान हमारी भाषा और संगीत में भी हो रहा था। जब सेंट्रल एशिया से पर्शियन बोलने वाले रूलर्स आए इंडिया में, तो दरबार की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बन गई, पर्शियन बन गई। लेकिन सल्तनत के दौर में सिर्फ पर्शियन नहीं चल रही थी। जब पर्शियन बोलने वाले रूलर्स और हिंदी या लोकल भाषाएं बोलने वाली हमारी इंडियन पब्लिक आपस में बात करती थी, तो दोनों भाषाएं आपस में घुल मिल गईं और इसी मिलान से एक बिल्कुल नई भाषा का जन्म हुआ, जिसे पहले हम क्या कहते थे, हिंदवी कहा गया और बाद में यही उर्दू बन गई। बाद में क्या ये बनी, उर्दू। पहले हिंदवी कहा गया और बाद में ये बन गई उर्दू। इस दौर के सबसे बड़े पोएट और म्यूजिशियन, जिनका नाम था अमीर खुसरो, जिन्हें टोटाई हिंदी मतलब पैरट ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। उन्होंने पर्शियन और हिंदवी दोनों को मिलाकर शानदार कविताएं बनाई। मतलब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पोइट्री करना शुरू कर दी। हिंदवी और पर्शियन लैंग्वेज दोनों को मिलाकर इन्होंने कविताएं और शायरी लिखनी शुरू कर दी। और पता है सबसे मज़ेदार बात क्या है, जो सितार और तबला आज हम सुनते हैं उसकी शुरुआत इसी दौर में हुई थी। अमीर खुसरो ने इंडियन वीणा और पर्शियन इंस्ट्रूमेंट को कंबाइन करके सितार बनाया था। अब सितार बनाने का क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। इन्होंने पर्शियन इंस्ट्रूमेंट और इंडियन वीणा को कंबाइन करके सितार बनाया और क्लासिकल म्यूज़िक को कव्वाली का एक नया रंग दिया। अब इन्होंने कव्वाली भी इंट्रोड्यूस करना चालू कर दी। तो आपने देखा कि कैसे पर्शियन रूलर्स के आने से हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वो आपस में मिल गई। कैसे जब अमीर खुसरो आए तो उन्होंने हिंदवी और पर्शियन लैंग्वेज को मिला के पोइट्री और कविताएं लिखनी चालू कर दी। कैसे इन्होंने इंडियन वीणा और पर्शियन इंस्ट्रूमेंट्स को कंबाइन करके सितार बनाया और क्लासिकल म्यूज़िक को कव्वाली का एक नया रंग दिया। और
इसके साथ साथ दोनों कल्चर एक दूसरे के को समझ सकें, इसलिए बहुत सारे पौराणिक संस्कृत लिटरेचर जो थे, आप संस्कृत लिटरेचर उनको संस्कृत लिटरेचर्स और बुक्स को पर्शियन में ट्रांसलेट कर दिया गया ताकि दूसरे लोग भी लैंग्वेज को समझ सकें और आपस में लैंग्वेज का लेन देन हो सके। तो बेसिकली दिल्ली सल्तनत ने हमें ना सिर्फ उर्दू जैसी भाषा दी, बल्कि सितार और कव्वाली जैसा संगीत भी दिया, जो आज हमारे कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब राजाओं के दरबार और म्यूज़िक के बाद सबसे बड़ा बदलाव आया लोगों के दिल और धर्म, या हम कहें इन शॉर्ट स्पिरिचुअलिटी में। जब देश में राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, तब दो ऐसी स्पिरिचुअल्स वेव आई जिन्होंने मज़हब की दीवारों को तोड़कर प्रेम और भाईचारे का पैगाम दिया, जिसे हम कहते हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। सूफी सेंट्स ने गॉड के प्रति, भगवान के प्रति, सूफी सेंट्स ने भगवान के प्रति लव, डिवोशन और इक्वालिटी पर ज़्यादा फोकस किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जैसे सूफ़ी सेंट्स की दरगाह हर धर्म के लोगों के लिए स्पिरिचुअल सेंटर बन गए। यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कि है हमारी अजमेर में, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इनकी दरगाह जो दिल्ली में है, ये क्या बन गए, लोगों के लिए स्पिरिचुअल सेंटर्स बन गए इनकी दरगाह। और वहीं अगर दूसरी तरफ भक्ति मूवमेंट की बात की जाए तो सिमिलरली हिंदुज़म में कबीर गुरु नानक देव और रामानंदा जैसे सेंट्स ने रिचुअलिज्म और कास्ट सिस्टम को क्या किया, इन्होंने रिचुअलिज्म और कास्ट सिस्टम इसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, और सिखाया कि सभी इंसान भगवान के आगे बराबर हैं, आप किसी को भी कास्ट में बांट नहीं सकते, इसलिए इन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया। तो अगर हम इन शॉर्ट कहें तो दिल्ली सल्तनत का दौर सिर्फ तख्त और ताज की लड़ाई तक सीमित नहीं था, बल्कि इस दौर ने इंडिया को कुतुब मीनार जैसा आर्किटेक्चर, उर्दू जैसी भाषा, सितार कव्वाली जैसा म्यूज़िक और सूफ़ी भक्ति जैसे भाईचारे की सोच दी। ये वही दौर था जिसने मॉडर्न इंडिया के मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी की नींव रखी। तो ये था हमारा सोसाइटी एंड कल्चर, जहाँ पे हमने आर्किटेक्चर, लैंग्वेज और रिलीजन के बारे में पढ़ा। तो ये था दिल्ली सल्तनत का पूरे 320 सालों तक का पूरा सफ़र। एक छोटे से फोर्ट टाउन से शुरू होकर रामेश्वरम तक फैलना, 5 अलग अलग डायनेस्टीज़ का रूल और 37 रूलर्स का दौर। इस पूरे पीरियड ने भारत को 4 इम्पॉर्टेंट लेगेसीज़ दी। सबसे पहला पॉलिटिकल यूनिटी, जिसमें पहली बार नॉर्थ से साउथ तक एक सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी सेटअप हुई। दूसरा इंडो इस्लामिक कल्चर, जिसमें कुतुब मीनार से लेकर लोधी गार्डन्स जैसे स्ट्रक्चर और पर्शियन संस्कृत, म्यूज़िक से उर्दू भाषा का जन्म। थर्ड, म्यूज़िक एंड आर्ट, जैसे सितार, तबला और कव्वाली जैसे म्यूज़िकल जेम्स हमें मिले। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव बेस की बात करें तो उनका एकता सिस्टम और रिवेन्यू सिस्टम इतना सक्सेसफुल था कि आने वाली डायनेस्टीज़ ने भी इसी को अपना बेस बनाया। अगर हम दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन की बात करें
तो सवाल ये आता है कि इतनी बड़ी डायनेस्टी गिर कैसे गई, इतनी बड़ी सल्तनत कैसे गिर गई। तो इसका रीज़न है वीक सक्सेसर और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। फ़िरोज़ शाह तुगलक के बाद कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर हमें नहीं देखने के लिए मिला। फ़िरोज़ शाह तुगलक जो थे, तुगलक डायनेस्टी के फ़िरोज़ शाह तुगलक के बाद हमें ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग नोबल्स देखने के लिए नहीं मिला। और अमीर नोबल्स जो थे वो आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट करते रहते थे, आपस में ही लड़ाइयाँ करते रहते थे, जिसकी वजह से कभी यूनिटी हमें देखने के लिए नहीं मिली। और सबसे बड़ा रीज़न, इसका पहला रीज़न ये है कि वीक सक्सेसर और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो दिल्ली सल्तनत था उसका डिक्लाइन हो गया। दूसरे रीज़न की बात करें तो तैमूर का इन्वेजन। 1398 में जब तैमूर ने समरकंद से आया तैमूर के भयानक हमले ने जब दिल्ली की फाइनेंशियल और मिलिट्री ताकत की कमर तोड़ दी, तो ये दूसरा रीज़न बना कि जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत इतनी वीक पड़ गई कि उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। थर्ड आता है राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। जब सेंट्रल अथॉरिटी ही वीक हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी रीजनल किंगडम्स होंगे उनकी पावर बढ़ जाएगी। तो साउथ में विजयनगर और ब्राह्मी एम्पायर जो थे उनके पास पावर बढ़ने लगी थी, ब्राह्मणी एम्पायर। और ईस्ट में अगर हम देखें तो ईस्ट साइड में बंगाल और जौनपुर ये आज़ाद हो गए थे, जिससे सल्तनत बस दिल्ली और पंजाब वाले एरिया तक ही सीमित रह गई थी। इसका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा दिल्ली के बाहर तक फैला नहीं हमें देखने के लिए नहीं मिलता इस टाइम पीरियड तक। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि जब दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हो गया तो दिल्ली सल्तनत के बाद ऐसी कौन सी जो डायनेस्टीज़ हैं वो उभर कर आई होंगी, तो वो थी हमारी मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर कैसे आया, तो हमने देखा था कि जो लोधी डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी बहुत ही गुस्से वाला और एक स्ट्रिक्ट राजा था, और इससे परेशान होकर उसके अपने ही लोग दौलत खान लोधी ने काबुल के रूलर बाबर को इंडिया पर हमला करने के लिए बुलाया। और 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, बैटल ऑफ पानीपत। और इसी बैटल ऑफ पानीपत में जो बाबर था, बाबर ने इब्राहिम लोधी को क्या कर दिया, इसमें डिफीट कर दिया। और यहीं से इसी के साथ 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत, 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का हमेशा के लिए क्या हो गया, अंत हो गया। और मुग़ल एम्पायर की शुरुआत यहीं से भारत में हुई। तो हमने दिल्ली सल्तनत की A to Z पूरी कहानी को हमने देख लिया। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट में मुझे बताएं कि आपको पूरी सल्तनत में सबसे स्मार्ट और सबसे अच्छा रूलर कौन लगा, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक। अगली वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे द मुग़ल एम्पायर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगला चैप्टर मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।